नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। हालात जो बने हुए हैं कोरोना महामारी के ऐसे समय में, जहां पर दुनिया के साथ साथ भारत में भी जो स्थितियां हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है और ऐसी स्थिति में जनता के हितों को लेकर जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं, आज जनसत्य न्यूज उन्हीं विषयों पर उनसे बातचीत करेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, जनसत्य न्यूज से जुड़े हुए हैं राजेंद्र अग्रवाल। आप जो है मेरठ से बीजेपी सांसद हैं, काफी लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जनता के बीच में एक खास और आकर्षक छवि आप रखते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे एक विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी, जानना चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं अभी कोरोना को लेकर, जो हालात बने हुए हैं वो कितना चुनौतीपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर आप सांसद हैं, किस तरह से सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है जनता के हितों को वापस उनको सर्वोपरि रखते हुए। नहीं, हालात तो चुनौतीपूर्ण है ही, और इस कारण से भी है, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, कह भी रहे हैं कि दुनिया ने, हमारे देश ने, मानवता ने कभी इस प्रकार का संकट कभी उसके सामने आया ही नहीं है। और इसलिए कोई भी अनुमान लगाना इस संकट के संबंध में संभव ही नहीं है। एक जो खबरें आ रही हैं देश से, दुनिया से, उन सबका आकलन करते हुए आगे के कदम उठाए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब जैसे लॉकडाउन भी पहले सीमित समय के लिए था, बाद में उसको फिर बढ़ाया गया। तीन लॉकडाउन के चरण लगभग बीतने वाले हैं, चौथा भी हो सकता है प्रारंभ। तो स्थितियां तो बहुत चुनौतीपूर्ण है। जहां तक हमारे देश की और प्रदेश की बात है, निस्संदेह तुलनात्मक दृष्टि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इसको तुलनात्मक दृष्टि से काफी हद तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसके बाद भी, जैसा मैंने कहा, चुनौतियां बहुत अधिक हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, कोरोना फैले भी नहीं, लेकिन उसके साथ ही अब आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की बड़ी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि उनके बिना रोजगार का सृजन संभव नहीं है। उनके उसके बिना मजदूर जो हमारे बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार दिलाना संभव नहीं है। और कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है, उस दबाव से निकलना असंभव है यदि हम आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं करेंगे। तो एक दोहरा एक चुनौती है। एक, कोरोना बढ़े नहीं, इसकी व्यवस्था भी की जाए, और दो, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो। अब इसमें एक बैलेंस करके किस प्रकार की नीतियां बनेंगी, सरकार सोच रही है। सरकार ने उस दृष्टि से कल और परसों 2 दिन बहुत सारे राहत के कुछ पैकेज भी घोषित किए हैं। कुल 20 लाख करोड़ के पैकेज के 2 हिस्से घोषित हो चुके हैं। आज और कल भी शायद किसी प्रकार के अन्य वर्गों को लेकर किए जाएंगे। मतलब सरकार के सामने चिंता भी यही है, चुनौती भी यही है, और कि किस प्रकार से कोरोना को रेस्ट्रिक्ट करते हुए, उसको रोकते हुए हम आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करें। और मुझको लगता है कि 17 तारीख के बाद जो कुछ होगा, सारे मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, वो जिस प्रकार की राय देंगे, क्योंकि अभी भी कुछ स्थानों पर हमारे मुख्यमंत्रियों का कहना है कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ जगह पर यह भी है कि आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए ढील दी जानी चाहिए। तो जो भी सुझाव आएंगे, उसके आधार पर 18 के बाद क्या हमको करना है, हमको, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा गाइडलाइन प्राप्त होंगी। लेकिन जो मैंने कहा कि दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए, संतुलित करते हुए आगे के कदम उठाए जाएंगे। मेरठ जिस तरह की आपका जो इलाका है, आप जहाँ से संसदीय जो पृष्ठभूमि पर आपने वहाँ से जो जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं, मेरठ वहाँ पर जो है लघु उद्योगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं, अभी जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज वहाँ से जो जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, जिसकी घोषणा की गई है, अब क्या लगता है कि मेरठ के अंदर जितने भी एसएमईज हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जो कह सकते हैं कि अमृत की तरह काम कर सकता है ये? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जो उसमें घोषणाएं की गई हैं, अब जैसे माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री, इसकी सीमा भी बढ़ाई गई है। उनके पहले 3 महीने तक के लिए जो हमारे उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनका जो ये उसकी जो किस्तें थी, उसको केवल 3 महीने तक के ईएसआई की जो किस्तें थी, 3 महीने के लिए केवल किया गया था। अब वो 6 महीने के लिए पूरा 24%, जिनकी 15,000 से 15,000 उससे कम की वेतन है,
उसको सरकार वहन कर रही है, बाकी भी 10% किया है। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मजदूर का नुकसान भी ना हो, जो एम्प्लॉय है उसका नुकसान भी ना हो, और एम्प्लॉयर के ऊपर बोझा भी ना बने। उसके अलावा जो सरकार ने कहा कि 200 करोड़ तक के जो ऑर्डर्स होंगे हम सीधे इसी क्षेत्र से लेंगे, भुगतान भी 45 दिन के अंदर करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर के जो उद्यमी है उसको भी मदद करेंगी, और जो हमारा कर्मचारी है या वहां पर मजदूर है उसको भी मदद करेंगी। और जो स्वदेशी का या स्वावलंबन का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस संकट को अवसर में हम बदलें, उस दृष्टि से भी जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से जो एमएसएमई है इसके सामने बहुत बड़ा अवसर भी है। बेशक जो सीमाएं हैं, परंतु उसके अंदर साहस के साथ जिसके लिए हमारे ये उद्यमी प्रसिद्ध हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, सरकार उनके साथ है, और उसी प्रकार की घोषणा सरकार ने की। अब सर किसानों की बात करें तो अगर जो जिस तरह से कल जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से किसानों को लेकर और खासतौर से जो श्रमिक हैं, जो निचले स्तर के जो लोग ठेली और रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी विशेष पैकेज में जो है जगह दी गई है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है आंकड़े के साथ जो है उनकी जो मदद के लिए घोषणा की गई है। तो कितना ये कारगर समझते हैं कि जो घोषणा कल किसान और श्रमिकों को लेकर की गई है उनको वापस आर्थिक परिवेश में मजबूती प्रदान करने के लिए कारगर साबित होगी? नहीं, निश्चित रूप से होगी। देखिए, प्रारंभ से ही 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने इस वर्ग को जो सबसे कमजोर है, जो सबसे गरीब है, उसको राहत पहुंचाने के लिए प्रारंभ से ही कदम उठाए। अब देखिए, आज ये बात और भी अधिक स्पष्टता के साथ ध्यान में आती है, जो जनधन खाते थे उनका इस रूप में कितना उपयोग हुआ इस समय में। नहीं तो पहले विख्यात था, ये बड़ा दुर्भाग्य था। खुद हमारे एक प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं, परंतु जनधन खाताओं की वजह से गरीब आदमी की जेब में पूरा ऐसा जो है जनता तक 1,000 पहुंच रहा है। प्रति महीने के हिसाब से जो भेजा गया पैसा वो पहुंचा। 41 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। तो शुरुआत से ही ये वर्ग ध्यान में है। लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो भोजन की व्यवस्था की गई, राशन की व्यवस्था की गई। अब उनको और भी 2 महीने तक राशन भी दिया जाएगा, मात्रा भी उसकी ठीक की गई है। 5 किलो प्रति व्यक्ति होगा, 1 किलो प्रति परिवार होगा चने चने का। ये सब चीजें की गई हैं। और ये जो आपने जो बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को के लिए जो गरीब किसान है, जो सीमांत किसान है, उसको भी शामिल किया गया है इसके अंदर। अब जो क्रेडिट उसको दिया जाएगा, उसको मोरिटोरियम भी दिया, माने उसको लोन चुकाने की जल्दी नहीं रहेगी। 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है उसको, किसान को भी। इसके अलावा भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। अब जो मछुआरे हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड उनको इश्यू होंगे। इसी प्रकार से नाबार्ड के माध्यम से जो 90,000 करोड़ रुपया पहले उपलब्ध था लोन के लिए, उसमें 30,000 करोड़ रुपए और बढ़ाया गया है। यानी किसान को राहत मिले, किसान आर्थिक दृष्टि से जो भी उसके संसाधन है उसमें वो थोड़ा अपने को खुला महसूस कर सके, इसकी कोशिश की गई है। और जो रेहड़ी वाले हैं, वास्तव में ये बहुत ही एक ऐसा वर्ग है जो सबसे अधिक इस संकट के अंदर परेशान हुआ है। उसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, तो उसको 10,000 का ऋण बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के उसको दिया जाएगा। और ऐसे 50 लाख जो वेंडर्स सकता हैं है। या जो ठेली वाले, पटरी वाले, उनको इससे लाभ होगा। और उसका ये भी है कि उसमें प्रोत्साहन देने के लिए जो इसको थोड़ा थोड़ा लौटाएंगे, खाते के माध्यम से लौटाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको उसका लाभ भी मिलेगा। यानी ऐसी जो घोषणा है बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी संख्या है। और मैं समझता हूँ कि आगे यदि और भी आकलन में कोई ऐसा इनकी संख्या और आएगी तो सरकार उसके विषय में भी विचार करेगी। इसी प्रकार से जो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनकी चिंता अच्छे ढंग से की है। जहां उनको राशन इत्यादि की व्यवस्था की है, वहीं पर एक सस्ते किराए पर उनको मकान मिल जाए, एक नई बात सरकार ने सोची है। क्योंकि जहां कहीं निर्माण कार्य चलते हैं वहां पर लोग बिना मकान के रहते हैं। खुद का मकान बनाने की तो योजना आवास की योजना के अंदर चली रही है, तो उनको अपने स्थानों पर मकान मिल जाए, परंतु जहाँ कार्य करते हैं वहां भी उनको एक सर पर छत मिल जाए, इसकी भी चिंता सरकार ने की है। यानी ऐसे बहुत सारे कदम कल उठाए हैं जो सरकार की इस वर्ग के प्रति संवेदनशीलता को प्रमाणित करते हैं। और निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ी राहत हमारे इस वर्ग को मिलेगी। जो देखा जाए तो देश का जो आर्थिक पुनर्निर्माण है, इसमें इस मजदूर की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज जब हम देखते हैं जा रहा है मजदूर, परेशान हो रहा है मजदूर, अपने गांव को पैदल भी निकलने के लिए मजबूर है, वो जो पीड़ा है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने
ठीक से समझी है, वो वैसे भी बहुत इस वर्ग के प्रति प्रारंभ से ही अत्यंत संवेदनशील रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन अब आएगा और इनके लिए एक अच्छा प्रगति का मार्ग दोबारा से खुल जाएगा। राजन जी, ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कल से एक एजेंडा रखा है सरकार की तरफ से, वो कितना मददगार और कारगर साबित होगा मेरठ की जनता के लिए? देखिए, धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार की पोर्टेबिलिटी ये लागू हो। अब राशन कार्ड के अंदर मान लीजिए, अब जैसे खास तौर से इसको भी प्रवासी मजदूर इससे सर्वाधिक प्रभावित होता था। भाई, जो व्यक्ति अपने स्थान पर है उसको राशन की समस्या नहीं, उसका कार्ड है, उसकी दुकान है, वहां से वो ले लेता है। पर जो अपना स्थान बदलता रहता है उसकी थोड़ी तकलीफ होती थी। कहीं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है, बंगाल का रहने वाला है, या किसी अन्य स्थान का रहने वाला है, दूसरे किसी प्रांत में जाता है, प्रदेश में जाता है वहां काम करने के लिए, उसको राशन की समस्या रहती है। तो पोर्टेबिलिटी से उसको सर्वाधिक राहत होगी। और जैसा कल घोषणा की गई है, 31 मार्च 2021 तक इसको हम लोग पूरे देश के अंदर अक्षरशः लागू करने की, पूरी तरीके से लागू करने का हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। तो ये बहुत ही उपयोगी है। और जैसा मैंने कहा, ये भी खास तौर से जो हमारा सबसे गरीब प्रवासी मजदूर वाला जो हमारा हिस्सा है, जो घर से मजबूर होता है आर्थिक कारणों से दूर जाने के लिए, उसको इससे मदद मिलेगी। लेकिन सर, बात तो यही है कि जो स्थितियां हैं, वो जो क्रियान्वयन की बात की जाए तो राज्य सरकारों के पाले में जो गेंद रखी गई है, तो कहीं ना कहीं जो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं जैसे ममता बनर्जी के जो लगातार बयान आते हैं, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बयान आते हैं, जिसका साफ आरोप होता है कि केंद्र सरकार दावे और वादे बहुत करती है, लेकिन जो क्रियान्वयन की स्थितियां हैं वो सरकार ने अभी तक सरकार जो राज्य सरकारों के लिए कुछ नहीं किया है, कोई फंडिंग नहीं की है। ममता बनर्जी ने तो खुलकर केंद्र सरकार को जो है इसमें घेरा है। तो ऐसे राज्य स्तर के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है, उनसे कैसे निपटेंगे और क्रियान्वयन कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखना चाहिए इसे? नहीं नहीं, उनसे निपटना नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो टीम इंडिया है उसके वो सम्मानित अंग है। हमारे मुख्यमंत्री हैं विभिन्न प्रदेशों के, भले दूसरे दलों के होंगे, अब कुछ राजनीतिक कारणों से उनको बात कुछ कहनी पड़ती होंगी। लेकिन चलिए, ये जो सारे कार्यक्रम घोषित किए हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनका कोई भी प्रदेश विरोध कर ही नहीं सकता है। और वैसे भी जो देश के अंदर संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे की ये अनिवार्यता है, ये मजबूरी शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं मैं, उसका ये सिस्टम की ये उसमें ये बात है ही कि क्रियान्वयन का अधिकांश जो हिस्सा होता है, या बल्कि सारा ही हिस्सा, वो प्रदेश सरकार के माध्यम से ही होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार केंद्र की सीधे हस्तक्षेप करती है, लेकिन जो अधिकांश जो चीजें हैं ये प्रदेश सरकार के माध्यम से ही होती हैं। और यदि कोई प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को कुछ कहना है तो वो कहता है। ये 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी एक लंबी बातें उनके साथ कर चुके हैं। और आपको ध्यान होगा कि चौथे चरण के बारे में क्या होगा, इस संबंध में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों की राय होगी, आज 15 तारीख उसका अंतिम दिन है राय देने का, उसके आधार पर हम घोषित करेंगे। तो हमारे सारे मुख्यमंत्री, वो किसी भी दल से संबंधित सरकार उनकी हो, वो इस टीम इंडिया का हिस्सा है। और उनके द्वारा उठाए गए विषयों को ध्यान में रख करके ही सारी योजना बनाई जाती है, एग्जीक्यूशन का प्लान होता है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो सामान्य जन से जुड़े हुए सारे विषय घोषित किए गए हैं, इसके विषय में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और इसलिए प्रदेश सरकारें चाहे किसी दल की हो, इसका अच्छे ढंग से क्रियान्वयन करें। उत्तर प्रदेश के अगर मेरठ की बात की जाए तो सर, वहां पर जो स्थितियां हैं किसानों को लेकर, सर क्या और नई स्थितियां तय करेंगे? क्योंकि जो ग्रामीण उद्योग हैं उसको भी लेकर काफी जो है फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसी स्थिति में केंद्रीय प्रतिनिधि के नाते आपकी तरफ से मेरठ के जो किसान हैं, जो ग्रामीण उद्योग है, उनके लिए सर किस तरह की तैयारी है उनको बढ़ावा देने के लिए? नहीं, देखिए, उद्योग तो धीरे धीरे प्रारंभ होंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी, सरकार की जैसी कोशिश है, और प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि हम इस प्रकार के उद्यमियों को, उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम करेंगे। मैं समझता हूँ उसके लिए भी हो सकता है कुछ अगले आने वाले दिनों में कुछ और घोषणाएं हों। लेकिन जहां तक वर्तमान स्थिति है, उसमें किसान के जो उत्पाद हैं, अब देखिए जैसे गन्ना है, हमने सुनिश्चित किया है, संयोगवश आज ही मेरी जो हमारे गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि गन्ने का आखिरी जो मतलब खेत के अंदर खड़ा हुआ गन्ना है, वो पूरा का पूरा उसकी पेराई हो जाए, ये हमने सुनिश्चित किया है। गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। ये ठीक है, थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण से थोड़ी सी कठिनाई उसके अंदर हो रही है, इसलिए उतनी मात्रा में गेहूं खरीदी नहीं हो रही, लेकिन गेहूं खरीद बराबर शुरू कर दी गई है।
इसी प्रकार से दूध का है, दूध का जो उत्पादन तो होता ही है, शहरों के अंदर दूध की खपत कम हो गई है, तो ये बात हुई है कि दूध का ठीक पर से कलेक्शन हो, उसका इंतजाम हो जाए, क्योंकि सामान्यतः दूध का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही होता है। इसी प्रकार से जो कृषि उत्पाद है उनका ठीक प्रकार से मंडियों में खरीदारी हो, मंडियों को डिसेंट्रलाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत किया गया है कि किसान के उत्पाद को मूल्य भी मिल जाए और वो जो उत्पाद है वो जो उपभोक्ता है उस तक भी पहुंच जाए। तो ऐसे बहुत सारे कदम किसानों को लेकर के उठाए गए हैं और जिस प्रकार की घोषणाएं कल हमारी माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई हैं, उन सब घोषणाओं का तो लाभ उनको अब तक मिलता भी आया है, जो भी उनके खातों में पैसा जाना था, और आगे भी उनको मिलेगा ही। तो इस प्रकार से समग्र रूप से यहाँ के किसान की चिंता अपने स्तर पर भी हम लोग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार तो कर ही रही है और केंद्र सरकार का सारी योजना है। बात तो ये है सर कि जो गन्ना किसान है वो उनका कहना है कि जो 1.5 से 2 साल का जो लंबा वक्त हो चुका है बकाया का, जो चीनी मिल की तरफ से हो जाना चाहिए, सरकार ने उस पर भी जो है कुछ ना कुछ गंभीर फैसला लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा आया नहीं। नहीं, देखिए होता क्या है कि चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, तो चीनी को वो लंबा विषय है, हालांकि चीनी का इंपोर्ट न हो इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किए, चीनी का दाम स्थिर रहे इसके हमने इंतजाम किए, और अभी भी यानी अभी भी 56% गन्ने का भुगतान हो चुका है, जो पहले कभी हम 3 साल 4 साल पहले का रिकॉर्ड देखें उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। हालांकि देखिए हमारा शुरू से ये लक्ष्य रहा है, हम ये चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा तंत्र बने कि गन्ना डालने के पश्चात किसान को 14 दिन के अंदर उसके गन्ने का भुगतान उसके खाते में खुद पहुंच जाए। परंतु इसके लिए काफी गैप्स हैं, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, चीनी मिलों की भी कुछ समस्याएं रहती हैं, तो उसको बनाने में समय मिलेगा। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भुगतान को लेकर के भी हमारी प्रदेश की सरकार ने बहुत अधिक संवेदनशीलता के साथ काम किया है। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है, परंतु पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन सर बात तो ये है कि आपने कहा कि 14 दिन के अंदर मिल जाए भुगतान, यहाँ तो 2-2 साल हो जाते हैं, अभी भी स्थितियाँ जस की तस हैं। और ऐसी स्थिति में जब अब जो आर्थिक स्थितियाँ चुनौतियाँ हैं सामने, अगर उनका बकाया भी मिल जाएगा तो क्या बुरा है सर इसमें? सरकार इस पर एक्शन कब लेगी? बुरा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि धन का एक एक उसका रोटेशन होता है, सरकार के पास भी अनंत रुपया नहीं है, और गन्ने का जो गन्ने का विषय है, कृषि का विषय है, ये जो है प्रदेश सरकारों का विषय रहता है। बेशक यहाँ हमारी ही सरकार है और जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे की अपनी भी समस्या है। जैसे जहां हमारा किसान संकट में है, मजदूर संकट में है, उद्योग संकट में है, वहां कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था भी संकट में है। तो लेकिन इसके बाद भी एक सर्वोच्च प्राथमिकता के ऊपर हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने हमारे जो गरीब मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हीं को रखा है। और एमएसएमई का भी इसलिए बहुत अधिक महत्व है कि वो सर्वाधिक संख्या के अंदर इन गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो सरकार के एजेंडे के अंदर वो है, परंतु कुछ कंफ्लिक्ट्स है, कुछ सीमाएं हैं, उसके अंदर जो अच्छे से अच्छा सरकार कर सकती है वो कर रही है। अब आप देखिए जीडीपी का 10% का एक पैकेज घोषणा करना ये बहुत बड़ी बात है, ये तो क्योंकि बहुत कुछ बड़ी बात ऐसी है। जिम्मेदारी होती है जिनसे वो समझौता कर ही नहीं सकती। रक्षा वाले विषय हैं, चिकित्सा के विषय हैं, शिक्षा के विषय हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं, तो उनसे समझौता नहीं कर सकती। जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका सरकारों ने, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे ढंग से उसका निवेश इस दृष्टि से किया है। जी, निवेश की बात आती है तो सर जो एसएमईज और जो माइक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर मैं मेरठ की बात करूं तो वहाँ किस तरह से कारगर आपको लगता है? क्योंकि अभी तक जो एक सेगमेंट था, ब्रैकेट था, वो 200 करोड़ से बड़े जो ग्लोबल टेंडर हैं वो अब हमारे ही लोग जो है उसको अप्लाई कर पाएंगे, वो वहाँ बाहर नहीं जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात मानते हैं आप? और देखिए ये शुरुआत है जो अभी, क्योंकि पोस्ट कोरोना विश्व की क्या स्थिति होगी, क्या उसके अंदर परिस्थितियां बनेंगी औद्योगिक दृष्टि से, वो भी स्पष्ट नहीं है, अनुमान है। अनुमान ये भी है कि भाई जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको ध्यान में आए संकट के दौरान कि देश को स्वावलंबी किया जाना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर इस संकट के समय भी दूसरे देशों पर निर्भर करते थे, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो टेस्टिंग किट्स हो, हम दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। तो आशय प्रधानमंत्री जी का ये उल्लेख भी किया कि हम 2 लाख किट अब बना रहे हैं। तो ये इस क्षेत्रों के अंदर भी स्वावलंबी होने का अर्थ ये है कि हम और भी अनेक नए अवसर इस दृष्टि से हमारे यहाँ खुलेंगे। तो एमएसएमई का जो वर्तमान स्कोप है देश के अंदर, वो उसका कहीं अधिक विस्तार होगा।
उसमें मेरठ को भी लाभ होगा, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ कि तात्कालिक दृष्टि से तो इसकी गतिविधियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। भविष्य के अंदर भी इसका बहुत अधिक विस्तार होने की संभावना है और हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हमारी अपनी जरूरतें पूरी हो, लोकल ब्रांडिंग की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि लोकल उसको हम प्रतिष्ठित करें, ये चीज बहुत दूर तक जाएगी। और आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए विख्यात हैं और पिछले 6 साल में उन्होंने ये बात प्रमाणित की है कि किसी भी चुनौती को, किसी भी संकट को कैसे अवसर में बदला जाए, उसका उनके पास एक उनकी सोच में ही है ये। तो निश्चित रूप से हम कोरोना के इस महासंकट को भी अवसर में बदलने में उनके नेतृत्व में सफल होंगे। तो सर ये जो अभी जो स्वदेशी जो स्थितियां जो चलने वाली हैं, जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने भी अपने कैंटीन्स को लेकर खासतौर से इस तरह का फैसला लिया है, कुछ एक सेगमेंट और दिखाई दे रहा है। अभी कल जो है सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा जो अभी चीनी जो मूर्तियां आती थी दिवाली के मौके पर, अब वही मूर्तियां जो है गोरखपुर और तमाम जो ग्रामीण परिवेश के इलाके हैं जहां पर टेराकोटा से जो बन सकती हैं, तो स्वदेशी की स्थितियों पर हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर नया रोजगार और स्थितियों को स्वदेशी की भावना से जोड़कर चलना और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, तीनों ही मकसद हल होंगे इससे। वही वही मैं कह रहा था। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि बहुत सारे देश तो अपनी आर्थिक तकनीकी जो गतिविधियां हैं उनको हिंदुस्तान के टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। ये जी। सब जानते हैं इन बातों को। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ, जो है परिश्रम की कमी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। हमारे पास या तो योजना की कमी थी या जो है इच्छा शक्ति की कमी थी। एक भ्रष्टाचार में लंबा विषय हो जाता है कि ये होगा कि हम पुरानी सरकार के विषय में कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उद्यमशीलता को बढ़ावा नहीं था। अब वो चीजें बदली है। उसके बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं आर्थिक दृष्टि से जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पूरे देश के अंदर चित्र बदलेगा। अभी कुछ चीजें प्रारंभ हुई जो दिख रही है हमको, परंतु भविष्य के गर्भ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसा आपने कहा कि वो चाइना से मूर्तियां बन करके आती थी, लाइट्स की झालर बन करके आती थी, हम सब चीज कर सकते हैं। यानी हमारी लापरवाही की वजह से हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, मैं उस पर ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं उस दिशा में इस बातचीत को नहीं ले जाना चाहता हूं। परंतु बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश हौजरी के का बिल्कुल वो गढ़ बन गया। हमारा जो कभी शाहदरा में, गांधीनगर में इतना सही बात उत्पादन है। होता था, वो तो ठप्प पड़ गया, लुधियाना में ठप्प पड़ गया वो। तो कहीं ना कहीं दोष था हमारी नीतियों का। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उस प्रकार की चीजों को जो हमसे चली गई वो वापस भी आए और नए क्षेत्रों के अंदर हमारे उद्यमी क्रियाशील हों। रोजगार के बहुत प्रचंड अवसर हमारे यहाँ तैयार हो सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी और जो सरकारी योजनाओं को जनता तक जो हितकारी जो स्थितियों तक लाना है, इसके लिए आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार के और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उम्मीद करते हैं कि कोरोना को जो जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, जो उससे अभी तक जीत कर अभी बहुत हद तक हमने उसे नियंत्रित रखा हुआ है। सरकार ने बहुत सकारात्मक स्थितियों के साथ लॉकडाउन के फैसले लिए, उसके बाद धीरे धीरे जहां जो फैसले लेने की ज़रूरत है वो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि देश की जनता को भी उस जिम्मेदारी को समझना होगा और उससे जुड़कर हमें इस कोरोना को हराकर नई स्थिति और देश के अंदर जिस तरह से आपने बात की है, अगर आपदा है तो उसको अवसर में किस तरह से बदलना होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार की नीतियों को आज की ज़रूरत बताया और ये भी उम्मीद जताई है कि जो स्थितियां अभी बनी हैं उसको स्वदेशी और ख़ास तौर से लोकल को वोकल देने की जो स्थिति, जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसका एक सार्थक स्वरूप और परिणाम लोगों के बीच से निकलेंगे और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी विशेष प्रस्तुति पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो और लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।